पंडित जी, मेरे राजीव के लिए कोई संस्कारी लड़की देखिए ना। राजीव से तो जब भी शादी की बात करती हूँ वो टाल देता है। लड़की तो है जानकी जी, रोशनी नाम है उसका, गोरे रंग की है और दिखने में भी खूबसूरत है, लेकिन गांव में रहती है, काफी गरीब है। उसके पिता एक किसान है। हाँ तो क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं। बस लड़की गोरी और सुंदर होनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला वंश भी गोरा ही पैदा हो। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बाद रोशनी ब्याह कर अपने ससुराल आती है। अपनी सुहागरात वाले दिन राजीव खूब शराब पीकर नशे में अपने कमरे में आता है। अरे रोशनी, तुम अभी तक सोई नहीं? जी, आप शराब पीकर आए हैं और आज तो हमारी सुहागरात है ना, फिर मैं कैसे सो सकती हूँ। और ये दूध पी लीजिए, माँ जी ने दिया था। मुझे नहीं पीना, तो तुम्हें पी लो, मुझे तो काफी तेज नींद आ रही है। ये कहकर राजीव नशे में धुत होकर सो जाता है। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो टिफिन देने के बहाने से रोशनी उसके पास जाने की कोशिश करती है। क्या बात है जी, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और आप मेरे करीब रहने की जगह इतना दूर रहते हैं। ओफो, क्या कर रही हो रोशनी? पीछे हटो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। लाओ मेरा टिफिन दो। राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने पति का ऐसा व्यवहार देख रोशनी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रोशनी किचन में जाती है जहाँ घर का नौकर हरिया खाना बना रहा होता है। हरिया, लाओ ये सब्जी मुझे दो, मैं बना देती हूँ, तुम तब तक कपड़े धो लो। ठीक है मालकिन। हरिया कपड़े धोने चला जाता है। तभी रोशनी की सास जानकी उसके पास आती है। अरे बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो और ये हरिया कहाँ है? माँ जी, उसे मैंने ही भेजा है कपड़े धोने के लिए, लेकिन आप रसोई में, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं नहीं, वो तो मैं बस तुझसे ये कहने आई थी कि बहू तुम्हारी शादी को 6 महीने बीत गए, अब तुम हमें खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं बुढ़िया मरने से पहले अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रोशनी चुप हो जाती है। फिर जानकी वहां से चली जाती है। शाम को रोशनी राजीव से इस बारे में बात करती है। ओफो, फिर से वही राग गाना शुरू कर दिया। ऑफिस से आते ही सारा मूड ऑफ कर दिया। सोचा था तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, लेकिन तुम तो उस काबिल भी नहीं हो। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे आज अपने सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सुनना चाहती है तो सुनो। मैं एक गे हूं और मैं कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ की जिद के कारण मुझे ये शादी करनी पड़ी और मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर रोशनी रो पड़ती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। माँ जी को जब अपने बेटे के बारे में ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगी? वो तो मर ही जाएंगी। नहीं नहीं, तुम माँ को कुछ नहीं बताओगी, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, समझी? ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक रोज रोशनी काम करते हुए बेहोश हो जाती है। जानकी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। देखिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, अब आपको इसका खूब ध्यान रखना होगा। ये बात सुनकर जानकी बहुत खुश होती है, लेकिन राजीव ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? अब तो मैं अपनी बहू का खूब ख्याल रखूंगी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? रोशनी माँ कैसे बन सकती है? रात को राजीव इस बारे में रोशनी से बात करता है। सच सच बता, ये बच्चा कहाँ से आया? कहाँ मुंह काला करके आई है? चुप रहिए आप तो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बता सकते, लेकिन माँ जी तो सारा दिन मुझे बच्चे के लिए बोलती रहती थी, इसीलिए मैंने IVF के जरिए माँ बनने का फैसला किया, और वो भी सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि समाज आप पर उंगली उठाए। रोशनी की बात सुनकर राजीव को अपनी गलती का एहसास होता है। राजीव रोशनी को गले लगा लेता है। ऐसे ही समय बीता। जानकी अपनी बहू का खूब ख्याल रखती। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब जानकी ने पहली बार अपने पोते को देखा तो वो हैरान रह गई। अरे ये क्या रोशनी बहू, तू गोरी, मेरा बेटा गोरा, फिर ये बच्चा काले रंग का कैसे पैदा हो गया? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। माँ, क्या तुम भी? अब रंग तो 2 ही होते हैं ना, काला और गोरा, और ये जरूरी तो नहीं कि माँ बाप गोरे हों तो बच्चा भी गोरा ही होना चाहिए। तभी वहाँ घर का नौकर हरिया आता है, जिसे देख जानकी सोचती है, इस बच्चे का रंग और हरिया का रंग बिल्कुल एक सा है, और तो और इस बच्चे के गाल पर भी वैसा ही तिल है जैसा कि हरिया के गाल पर। तो कहीं ये नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। छी 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 छी, हो सकता है बहू ने सबसे ज्यादा समय उस हरिया को देखा हो, इसीलिए वो उसके जैसा है। जानकी इन सब उलझनों में खोई हुई थी, लेकिन फिर वो इसे अपना वहम मानकर भूल जाती है और अपने पोते के साथ खेलने लगती है। साथ ही राजीव भी IVF का बच्चा मान उसे खूब लाड करता है। फिर वहीं खड़ा हरिया और रोशनी एक दूसरे को देख मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं।
क्योंकि काले बच्चे का राज तो वही दोनों जानते थे। रामानुज और रमा की दो बेटियां हैं, श्यामा और गौरी। श्यामा का रंग काला है तो गौरी का रंग गोरा। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार है। वो साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं और साथ ही शैतानी भी करती हैं। और उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ चोट लग जाए तो फिर पूछिए मत। माँ, गौरी का घाव कब भरेगा? सुबह से शाम हो गई, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो घाव है, ठीक होने में समय लगेगा। गौरी का घाव जब तक भरा नहीं, श्यामा चैन से न सोई और न खाई। और जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो दोनों बहनें फिर से निकल गईं मस्ती करने। श्यामा, कितने दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर चलते हैं। रामानुज की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश था और उसने इस बार अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था। लॉकेट में एक ढक्कन था जो खुलता था। रामानुज ने दोनों बहनों की तस्वीर भी उसमें लगवा दी थी। श्यामा और गौरी को जब उसके पिता ने ये लॉकेट दिया तो दोनों बहनें खुशी से उछल गईं। गौरी, ये लॉकेट कितना अच्छा है ना, देख इसमें हम दोनों की तस्वीरें भी हैं। हाँ श्यामा, मुझे ये लॉकेट बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने वाले लॉकेट में तेरी फोटो लगा लेती हूँ और तू मेरी फोटो लगा। अगर हम कभी दूर हुए तो कम से कम फोटो तो तुम्हारे साथ रहेगी। पर हम दूर क्यों होंगे? मुझे तो हमेशा तेरे साथ रहना है, तेरे बिना नहीं रहना। रामानुज और रमा दोनों बहनों के प्यार को देखते तो उनकी आंखें भर जाती थी। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर न लगे रमा, ये हमेशा साथ साथ रहें। लेकिन होनी की किताब के किस पन्ने में क्या लिखा है ये कौन जानता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोगों के घरों में पानी घुस रहा था। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। रामानुज का परिवार भी पानी के बीच से अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहा था। श्यामा, देख तू मेरा हाथ कस के पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो सभी धीरे धीरे चले जा रहे थे, तभी अचानक पानी का जोरदार वेग आया और गौरी का हाथ श्यामा के हाथ से छूट गया। रामानुज और रमा भी उनसे बिछड़ गए। श्यामा, श्यामा! गौरी पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही थी। उसने पानी में बहुत हाथ पांव मारे, फिर वो बेहोश हो गई और बहती हुई एक नदी में चली गई। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो श्यामा का जीवन बिल्कुल बदल गया। रामानुज की मौत हो गई थी। उसकी माँ तो जिंदा थी लेकिन वो शौक में चली गई थी। वो तो श्यामा को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ, मैं हूँ श्यामा, तेरी बेटी। लेकिन रमा उसे नहीं पहचान पाई। श्यामा ने अपनी बहन को बहुत तलाशा लेकिन वो नहीं मिली। उधर गौरी नदी के पानी के बहाव में बहती हुई समंदर में चली गई। वहाँ मछुआरों के झुंड ने अपना जाल बिछा रखा था। वो उस जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा और उसमें एक लड़की को देखा तो भाई, ये लड़की कहाँ से आ गई हमारे जाल में? भाई, हमें मल्होत्रा सेठ को इसके मिलने की बात बतानी होगी। मल्होत्रा सेठ मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे। वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंडर काम करते थे। मछुआरों के झुंड ने गौरी को मल्होत्रा सेठ को सौंप दिया। अरे, ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? मल्होत्रा जी ने उस बच्ची के सीने पर अपना कान लगाया। उसके दिल की धड़कन चल तो रही थी लेकिन बहुत ही धीमे। वो बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए, बच्ची की हालत सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, बस इसे ठीक कर दो। मल्होत्रा सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उसकी पत्नी अंजलि और वो खुद शादी के 13 साल के बाद भी बच्चे की किलकारी का इंतजार कर रहे थे। गौरी को वो भगवान के आशीर्वाद की तरह समझ रहे थे। अंजलि, देखना, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। भगवान ने इसे हमारे घर में अंधेरे को मिटाकर रोशनी करने के लिए भेजा है। 2 दिन बाद गौरी को होश आ गया, लेकिन गौरी अब पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी। यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। मल्होत्रा जी ने उस बच्ची को नाम दिया रिंकी और उसे गोद ले लिया। समय बीतता गया। गौरी अब एक नए नाम रिंकी के साथ बड़ी होने लगी। उसके पास अब दुनिया की सारी दौलत थी। वो ऐशो आराम में पलने लगी। हालांकि गौरी पुरानी सारी बातें भूल गई थी, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखती कि वो डूब रही है और कोई गौरी गौरी पुकार रहा है। उस रात भी वो वही सपना देख रही थी और चौंक कर उठ गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके माता पिता भागते हुए आए।
क्या हुआ बेटी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ मॉम, फिर से वही सपना। वैसे ये गौरी किसका नाम है? मेरा नाम तो रिंकी है। गौरी अब पहले वाली गौरी नहीं रह गई थी। पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उधर श्यामा की माँ की हालत वैसी ही थी। उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। कुछ लोगों ने श्यामा को सलाह दी कि उनका इलाज शहर में कराए, इसलिए वो उसे लेकर शहर आ गई। देखिए, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है और वो सदमा इनके दिमाग में अंकित हो गया है। जब तक वो मिटेगा नहीं, ये ठीक नहीं होंगी। श्यामा अब अपनी माँ को गांव वापस नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर पुरानी सारी यादें बसी थी। अगर वो उन्हीं के बीच में रहती तो कभी ठीक नहीं होती। उसने शहर में ही रहने का तय कर लिया और यहाँ पर काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे गौरी के यहाँ नौकरानी का काम तो मिल गया, लेकिन गौरी श्यामा के रंग के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। ओ काला जामुन, इधर आ, जरा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फटाफट तेल लगा दे। जी मेम साहब। गौरी श्यामा से घर का सारा काम करवाती और हर बात में उसका मजाक उड़ाती। एक दिन गौरी के कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। तभी गौरी ने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा श्यामा, एक बात बता, तू बचपन में कोयले की खान में गिर गई थी क्या? इतनी काली कैसे हो गई? ये कहकर गौरी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बार बार के अपमान से श्यामा का दिल भी दुखता, लेकिन नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान तो नहीं था। वो अपमान का घूंट पीती और उनके घर काम करती। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तो मल्होत्रा जी की पत्नी ने श्यामा को उस रात घर पर ही रुकने के लिए कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गौरी को जब ये पता लगा कि श्यामा वहाँ रुकी है, तो उसने उसे बुलाकर कहा, ए काला जामुन, इधर आ। सुन, एक काम कर, आज बहुत बारिश हो रही है, आज मौका है तेरे काले रंग को हटाने का। जा बारिश में जाकर भीग, मैं देखती हूँ कि तेरा काला रंग निकलता है कि नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? भला इस तरह से किसी का रंग कैसे निकलेगा? तुझे जो बोला वो कर, नहीं तो अपना हिसाब कर और कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे। श्यामा मजबूर थी। वो बारिश में खड़ी होकर भीगने लगी और गौरी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हंसते हंसते गौरी के गले का लॉकेट नीचे गिर गया। ये वही लॉकेट था जो बचपन में श्यामा और गौरी को उसके पिता ने दिया था। गौरी उस लॉकेट को उठाने लगी, तभी बारिश में भीगती श्यामा की नजर उस लॉकेट पर गई। उस लॉकेट को देख वो चौंक गई। अरे ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों बहनों को दिया था, लेकिन ये मेम साहब के पास कहाँ से आ गया? अगले दिन की बात है। श्यामा को मल्होत्रा जी से गौरी के मिलने की सारी कहानी पता लगी। वो सारा सच जानकर बहुत खुश हुई कि उसकी बहन जिंदा है। उसकी याद में न जाने उसने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे और आज भी हर दिन वो उसे याद जरूर करती थी। लेकिन श्यामा ये बात चाहकर भी गौरी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे बताकर भी क्या फायदा होता। वो तो पुरानी सारी बातें भूल गई थी। हालांकि उसने अपनी माँ को जब ये बातें बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। हाँ माँ, हमारी गौरी जिंदा है, मैं उसी के यहाँ काम करती हूँ। क्या कहा? क्या मेरी बेटी जिंदा है? मेरी गौरी जिंदा है? तू ले चल मुझे उसके पास। माँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पहचान पाएगी। एक दिन की बात है, गौरी श्यामा का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही एक डिस्को में ले गई। डिस्को में उसके कई सारे दोस्त आने वाले थे। वो सभी आए। क्या बात है रिंकी, तेरी बहन को यहाँ एंट्री दे दी डिस्को वालों ने? वो क्या है ना, यहाँ स्मार्ट लोगों को एंट्री देते हैं ना। अरे यार, बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो तो मैं इसे इसलिए ले आई क्योंकि काली चीज साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। बेचारी श्यामा चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। तभी डिस्को में आए दूसरे कुछ लड़के जो नशे में भी थे, गौरी की बात सुनकर गौरी के साथ बदतमीजी करने लगे। हाय हाय, ये तो बहुत सही गई तुमने। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी की भी नजर लग सकती है? लेकिन फिकर नॉट, हम बन जाएंगे ना तुम्हारे लिए काजल। क्यों आए लोग हैं? ये कहकर उन लड़कों ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम्हें हमारे बिना नजर लग गई तो? ये कहकर उन बदमाश लड़कों ने जेब से चाकू भी निकाल लिया। गौरी के सारे दोस्त ये देखकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन श्यामा को अपनी बहन के साथ हो रही बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उन लड़कों से भिड़ गई। ओ तेरी, देख रहा है इस मेरी कौम को, हैं? बहुत शौक चढ़ा है इसे लड़ने का, है? उस लड़के ने श्यामा पर चाकू से हमला कर दिया।
लेकिन श्यामा ने खुद को बचाया। तभी कुछ और लड़के श्यामा को पकड़ने के लिए आगे आए और उसमें गुत्थम गुत्था हो गए। इसी क्रम में श्यामा के गले का लॉकेट खुलकर नीचे गिर गया। गौरी की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर गई, उसका सिर चकराने लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। इस बीच उस लड़के ने चाकू निकालकर फिर से श्यामा पर हमला करना चाहा तो गौरी चिल्लाकर बोली, श्यामा, श्यामा। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर श्यामा को जोश आ गया। उसके बाद तो उन दोनों बहनों ने मिलकर उन शराबी लड़कों के छक्के छुड़ा दिए। इस बीच डिस्को के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़कर ले गई। श्यामा, मेरी बहन, तू आ गई, तू मेरे पास आ गई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।